हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और आपको पता है दोस्तों, हम आर ओ की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और आज जो है हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है और ये हो जाएगा अर्थव्यवस्था का। और आज जो है अर्थव्यवस्था के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हुए हैं। और सारे क्वेश्चन आपके जो हैं आर ओ की परीक्षा में जिस तरह का पैटर्न आपसे पूछा जाता है, जिस तरह के क्वेश्चन आर ओ की परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सेम पैटर्न के और सेम क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है और ये अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट है। और अगर आपने हमारे बाकी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज वीडियो भी हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। और बड़े ही सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं और हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपको जो है कम पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप जो है अच्छी चीज़ों को भूल जाओगे। तो आप कम पढ़ें लेकिन बेहतर पढ़ें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्थव्यवस्था का जो प्रैक्टिस सेट है। और इसका जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, सारे क्वेश्चन आपको सेलेक्टेड मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। आपको ध्यान से पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है। आपसे पूछा गया है भारत में लघु उद्योग की परिभाषा आधारित है, तो किस पर आधारित है? यूनिट द्वारा बिक्री पर, मशीनों और उपस्करों में निवेश करना, और बाजार में व्याप्ति पर, या निर्यात क्षमता पर। आपको बताना है भारत में लघु उद्योग की परिभाषा क्या है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका बी। अब आपको जो है भारत में लघु उद्योग जो है, लघु उद्योग की परिभाषा समझ लेनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने से पहले। अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो आपको थोड़ा सा इनकी परिभाषा भी पढ़नी पड़ेगी। तो वर्तमान परिभाषा के अनुसार लघु उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें निवेश की सीमा, जो निवेश की न्यूनतम सीमा है वो आपकी 1 करोड़ है और अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए हो, जिसका टर्नओवर जो है, जो आपका वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, जो टर्नओवर होता है वो 5 करोड़ से ज़्यादा और 50 करोड़ से कम होना चाहिए। तो इसको जो है लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। और लघु उद्योग के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। लघु उद्योग किस किस को कहा जाता है? जैसे चावल की छोटी मिलें हैं, अगरबत्ती उत्पादन है, मिश्री निर्माण है, खिलौने हैं जो छोटे मोटे खिलौने होते हैं, और डिटर्जेंट पाउडर है, मसाले, चॉकलेट, शहद प्रसंस्करण, बायोडीजल, ये जो सारी इंडस्ट्री हैं ये आपकी लघु उद्योग के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपने लघु उद्योग से समझ ली है। और लघु उद्योग का या किसी भी आपको अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन करने से पहले उसकी परिभाषा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था की बात की गई है और आपसे पूछा गया है बंद अर्थव्यवस्था कौन सी है। मुद्रा की आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित की जाती है, इसमें घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और केवल निर्यात किया जाता है, या ना तो निर्यात किया जाता है और ना ही आयात किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, इनमें से किसको बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखा जाएगा। तो आपका जो 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी। जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो बाहरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की जाती है, और इसका अर्थ ये हुआ कि ना ही तो इसमें निर्यात होगा और ना ही इसमें आयात होगा। इतनी बात आपको बंद अर्थव्यवस्था से समझ लेनी है। बाकी डिटेल हम आपको दिखा देते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था ऐसी होती है जहां आयात और निर्यात नहीं होता है, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होती है और उसे बाहर से व्यापार करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे आपके काफ़ी सारे देश हैं, ये एग्जाम्पल में देख लेते हैं। बंद अर्थव्यवस्थाओं वाले देश कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे मोरक्को है, अल्जीरिया है, यूक्रेन है, मोल्दोवा, और अधिकांश अफ्रीका के जो देश हैं, ताजिकिस्तान है, वियतनाम है और ब्राज़ील। ये सब जो देश हैं ये आपकी बंद अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपको पूछा जाएगा कि ब्राज़ील में कैसी अर्थव्यवस्था है, ये आपकी बंद अर्थव्यवस्था है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपने समझ लिया दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है। अगर इससे भविष्य में कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनता है तो आप उसका आंसर जो है फटाक से दे देंगे।
ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ जो ट्रिफ्ट है की स्थापना कब की गई थी? आपको बताना है जो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ है इसकी स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आप आंसर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका। तो चलिए दोस्तों ट्रिफ्ट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हमने केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें अपनी वीडियो में शामिल कर रखा है, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है केवल वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं ट्रिफ्ट के बारे में। जो आपका भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ है इसको ट्रिफ्ट बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी और यह एक राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। ट्राइफेड का जो मुख्यालय ये आपका दिल्ली में है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ट्राइफेड का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका दिल्ली में है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये हो जाएगी कि 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो देश के विभिन्न स्थानों पर हैं। ये चीज़ तो चलिए देख लेते हैं। ट्रिफ्ट जो है इसका अगर हिंदी में इसकी बात करेंगे तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ, इसको ट्राइफेड कहा जाएगा। और अगर इंग्लिश में इसकी आपसे भाई ये भी तो पूछा जाता है, क्वेश्चन में ये भी तो पूछ लिया जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ट्राइफेड की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बताना है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये आपको बताना है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, और ये एग्ज़ाम में काफ़ी जगह पूछी भी गई है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है में शामिल होता है? आपको बताना है कि कौन सा जो है समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल होता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल है? राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, किसी फर्म का उत्पादन या फिर मूल्य स्तर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका किसी फर्म का उत्पादन। जो समष्टि अर्थशास्त्र है शामिल नहीं है किसी फर्म का उत्पादन। राष्ट्रीय आय भी शामिल हो जाती है, बेरोजगारी भी शामिल होती है और आपका मूल्य स्तर भी शामिल होता है। चलिए दोस्तों इसकी थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। जो आपका समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध समूह के योगों के आर्थिक व्यवहार को समझने से, जो आपका आर्थिक व्यवहार होता है जब एक कंपनी खुलती है तो उसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ती हैं। उसमें उत्पादन भी देखना होता है, रोजगार भी देखना होता है और व्यापार कैसे करना है, कितनी मुद्रा कहाँ से लानी, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। कितनी क्रियाएं होंगी, तो उन सभी का जो योग है उस योग को आर्थिक व्यवहार को समझने से जो है समष्टि अर्थव्यवस्था का संबंध होता है। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं इसके अंतर्गत जो आती हैं कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। जो राष्ट्रीय आय है, उत्पादन है, रोजगार या बेरोजगारी है, व्यापार चक्र है, सामान्य कीमत स्तर है, मुद्रा संकुचन, विकास जो आर्थिक विकास होता है वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जो आदि क्रियाएं हैं इनका विश्लेषण इसके अंतर्गत आता है। तो आपने समझ लिया समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध जो है वो जो आपका पूरी कंपनी का जो आपका योग होता है उसको जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको इससे समझ लेनी है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या हो जाएगा? थोक मूल्य सूचकांक जिसको WPI में सर्वाधिक भारांश किसका होता है? आपको बताना है जो आपका WPI है उसमें सर्वाधिक भारांश किसका होता है? प्राथमिक उत्पाद, ईंधन और ऊर्जा, विनिर्मित वस्तुएं या फिर अन्य का। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाएगा जो विनिर्मित वस्तुएं होती हैं इसका भारांश जो है थोक मूल्य सूचकांक में इसका भारांश होता है। और थोक मूल्य सूचकांक में जो सर्वाधिक भारांश होता है वो आपका विनिर्मित वस्तुओं का होता है। और ये कितना भारांश होता है? ये होता है आपका 64.23% इसमें होता है। अगर प्राथमिक की बात करेंगे जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं और प्राथमिक उत्पाद में आपका हो जाएगा 22.62%। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये देख लेते हैं
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो IRDP होता है, ये आपका 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना आपकी 1980 में हुई थी। हरित क्रांति 1966-67 में, बिल्कुल ये 1900, अगर दशक की बात करेगा तो 1960 का दशक आ जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, तो ये आपकी 1967-68 में शुरू हुई थी। ठीक है। और सी देख लेते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये आपका 1995 में हुआ था। ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, क्या ये 2010 में आया था? तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये 2010 में नहीं, 2011 में आया था। ठीक है, इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। तो आपको से पूछा गया है कि सुमेलित क्या नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी जो है ये सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो प्रारंभ है, ये आपका 2011 से माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है? आपको बताना है। हरित क्रांति बड़ी इंपॉर्टेंट है और हर परीक्षा में जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और खासकर जब परीक्षा यूपीएससी की हो। तो निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का दुष्प्रभाव नहीं है? आपको बताना है। दुष्प्रभाव नहीं है, मृदा का अनुपजाऊ होना, ये तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जब हरित क्रांति आई थी तो उसमें जो है कम समय में ज़्यादा पैदावार करने के लिए जो है हरित क्रांति का उपयोग हुआ था, और उसकी वजह से आपका जो है कीटनाशकों का और बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया गया। तो उससे जो है क्या हुआ, आपकी जो मृदा है वो आपकी अनुपजाऊ होना शुरू हो गई। दूसरा, पर्यावरण को हानि, तो पर्यावरण को हानि भी हुई है। जब आपका कीटनाशकों का प्रयोग होगा तो पर्यावरण को हानि होना बिल्कुल लाजमी बनता है। ठीक है, तो दूसरा भी आपका ये दुष्प्रभाव इसका हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, भौम जल का निम्न स्तरीकरण। जो आपका भौम जल का स्तर था वो आपका निम्न में चला गया, क्योंकि भूमि के जल का अधिक मात्रा में उपयोग हुआ है, और जितनी ट्यूबवेल थी और ये बहुत सारी चीज़ें थी, इनका उपयोग जो है उस समय ज़्यादा होना शुरू हो गया था, क्योंकि हरित क्रांति का उस समय जो है काफ़ी प्रभाव देखने को मिला था, जो आपकी ट्यूबवेल वगैरह हैं। बाकी डी देख लेते हैं, छोटे और बड़े कृषकों के मध्य आय समानता में कमी। तो ये नहीं होगा दोस्तों। भाई जो छोटे और बड़े कृषक हैं उनके मध्य आय समानता में कमी से तो कोई संबंध नहीं है ना, तो ये तो इसका पॉजिटिव रूप हो जाएगा, और बाकी सारे जो हैं निगेटिव हो जाएंगे। तो आपका जो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। और थोड़ा सा हरित क्रांति के बारे में भी देख लेते हैं। हरित क्रांति से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो हरित क्रांति के बारे में क्या क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो हरित क्रांति थी, इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण का क्षरण हुआ है, ये भी बात सही है, जिसने मानव स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। देखिए दोस्तों, उसने मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित किया है। और हरित क्रांति के बाद प्रदेश में कृषि उत्पादन तो बढ़ा, ये बात सही है कि कृषि उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उसके कई दुष्परिणाम भी सामने आए हैं, जिसका सबसे अधिक असर भूमि का स्वास्थ्य है उसमें गिरावट आई है। दूषित भूजल जो है वो आपका दूषित हो गया है, और गिरता मानव का स्वास्थ्य ये भी सामने आया है। ठीक है, इतनी बात आपसे हरित क्रांति को समझ लेनी है। हरित क्रांति से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित कौन सी अर्हता किसी कंपनी के स्टार्टअप कंपनी के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु सही नहीं है? तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, निगमन पंजीकरण की तिथि से 12 वर्ष की अवधि तक किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। ये आपका 12 वर्ष नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 10 वर्ष। जो आपका निगमन और पंजीकरण की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाएगा। अगर इसके बाद की बात करते हैं, अगर इसके बाद उसे जो है स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग के कुछ साल। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी का जो वार्षिक टर्नओवर है, ये आपका 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 100 करोड़ रुपये हो जाएगा तो ये तो कंपनी बड़ी अच्छी पोजीशन में चली जाएगी, तो ये स्टार्टअप कहाँ बचा फिर? तो स्टार्टअप का मतलब है कि स्टार्टिंग से लेकर किसी को चलना, और जो उसके शुरुआती साल होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो है 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 8 का जो करेक्ट है ये केवल 2 हो जाएगा। और अगर स्टार्टअप से कुछ और भी आपसे क्वेश्चन बनता है, तो स्टार्टअप से ये क्वेश्चन बनता है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्टार्टअप की पहल की गई थी? स्टार्टअप कब प्रारंभ हुआ था? जो आपका स्टार्टअप है ये कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। 2016 में स्टार्टअप की शुरुआत हुई थी।
तो चलिए दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। भारतीय आर्थिक नियोजन में कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी निर्धारित समयावधि पूर्ण नहीं कर सकी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजनाओं से हर बार क्वेश्चन बनते हैं और आपसे इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। जो आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये अपनी निर्धारित समयावधि को पूर्ण नहीं कर सकी थी। क्यों नहीं कर सकी थी ये हम अभी आपको बता देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और पंचवर्षीय योजना से अगर हम अलग से पढ़ाएंगे तो दोस्तों घंटों की क्लास हो जाएगी, लेकिन हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो केवल आपके सामने रख दिए हैं, जिनसे क्वेश्चन बनता है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। आप पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं जो आपकी 1974 से 1979 तक जो है आई थी। इस योजना के तहत गरीबी को समाप्त करना था और नए रोजगार प्रदान करना और देश में न्याय की नींव को आगे बढ़ाना था, ये इसका लक्ष्य था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद ये 1978 में जो न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई जी की जो जनता पार्टी की सरकार थी, वो मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनके द्वारा यह योजना अस्वीकार कर दी गई। जो जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने इस योजना को रद्द कर दिया। सबसे पहले इस पंचवर्षीय योजना को समझ लीजिए। इस योजना का जो लक्ष्य था वो 4.4 रखा गया था और इसकी जो वृद्धि थी वो 4.9% हुई थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि यह योजना सफल रही थी। ठीक है, तो चलिए और चीज़ें देख लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, समझने वाली चीज़ें सारी। और जो आपकी पंचवर्षीय योजना है उनको ये कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 9 जुलाई 1951 को। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इसकी शुरुआत कब से हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है, आपको डेट याद रखनी है 9 जुलाई 1951। आर ओ परीक्षा कोई इतना ईजी नहीं है, आपसे डेट भी पूछ ली जाती है 9 जुलाई 1951। और इन पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन के लिए 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग की डेट भी आपसे जो है कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, ये डेट भी आपको याद रखनी है। और पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कुछ योजनाओं को 5 वर्षों तक चलाया जाता है जिससे कि देश का विकास हो सके और फिर अगले 5 वर्ष के लिए नई योजनाएं बनाई जा सकें। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और बाकी देख लेते हैं। जो आपका 5 ईयर प्लान है उसके माध्यम से निवेश को भी बढ़ाया जाता है, निवेश को भी बढ़ाया जाता है। और इन योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, पुनः रोजगार और आधुनिकीकरण आदि तरफ भी ध्यान दिया जाता है। ये था 5 ईयर प्लान का जो पर्पस था, वो था 5 ईयर प्लान का पर्पस। तो आपने समझ लिया दोस्तों पंचवर्षीय योजनाएं क्यों आती हैं, कब इसका स्टार्ट हुआ था, और ये 5 वर्ष के लिए आती हैं और अगले 5 वर्ष के लिए खाका तैयार हो जाता है कि अब हमें अगले 5 वर्ष किस तरह की योजनाएं बनानी है। ठीक है, इसलिए जो है पंचवर्षीय योजनाओं को स्टार्ट किया गया था। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझना है बस। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मनरेगा 2006 में आया था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मनरेगा जो है 2006 में आया था, बिल्कुल सही है। और भारत निर्माण योजना ये आपकी 2005 में आई थी, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। स्वावलंबन योजना 2010 में आई थी, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है आपसे क्रम में लगाने को भी पूछा जा सकता है, आपको ईयर भी पूछे जा सकते हैं और आपसे इसके मैचिंग भी करवाई जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पूछ लिया सुमेलित नहीं है। और जो आपका लास्ट बचेगा, जो इंडिया स्मार्ट मिशन है, ये आपका 2014 में नहीं आया था। जो आपका इंडिया स्मार्ट मिशन है ये आपका 2014 में नहीं आया था, ये आया था आपका 2015 में। 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुई थी। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, और पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका ब्रेक हुआ था 1978 में उसके बारे में क्वेश्चन है। भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान आप समझते हैं, रोलिंग प्लान से क्वेश्चन कई बार बना है और ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट में लगानी है।
तो भारत में नियोजन के दौरान रोलिंग प्लान जो अनवरत योजना है को किसने लागू किया था? डीपी धर ने, डीआर गाडगिल ने, डीटी लाकड़वाला ने या केसी चक्रवर्ती ने? तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही हो जाता है कि रोलिंग प्लान जो है किसने लागू किया था? तो ये किया था आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी, जो डीटी लाकड़वाले थे, इन्होंने जो है रोलिंग प्लान को लागू किया था। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि रोलिंग प्लान है क्या? रोलिंग प्लान है क्या और इससे क्वेश्चन क्यों बनता है? तो ये भी जो है समझने की चीज़ है। तो चलिए बता देते हैं रोलिंग प्लान का। तो रोलिंग प्लान की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो रोलिंग प्लान था ये कब आया था? ये आपका 1978 से 80 तक आया था। जो जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया था और एक नई जो 6ठी पंचवर्षीय योजना उसको प्रस्तुत कर दिया था। उसके बाद 2 साल बाद आती है आपकी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, जो आपकी 1980 में आ गई थी। 1980 में इंदिरा गांधी ने क्या किया? जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उन्होंने जो जनता पार्टी ने योजना बनाई थी उसको खारिज कर दिया। रोलिंग प्लान जो है ये जो जनता पार्टी द्वारा शुरू किया गया था, एक रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है। तो रोलिंग प्लान का जो असली मकसद है वो है आपका जो वार्षिक स्तर पर इनका मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है? आपको बताना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है। ठीक है, और ये समझने वाली चीज़ है दोस्तों। मेगा फूड पार्क योजना, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर का विकास या फार्म मशीनरी बैंक योजना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन डी है फार्म मशीनरी बैंक योजना, ये जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा जो आपकी किसान संपदा योजना है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये भी जो फैक्ट हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वर्ष 2016 में कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूह का विकास या संपदा जिसको कहा जाता है नामक एक अम्ब्रेला योजना शुरू की गई थी। अगर इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है, जो संपदा है स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ये आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और वर्ष 2017 में सरकार ने संपदा योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया था, PMKSY। ठीक है, इतनी बात आपको संपदा योजना से याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 2018 में या 2019 में या 2020 में? आपको बताना है जो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना ये आपकी कब शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2019। जो आपकी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है 15 अगस्त 2019 को घोषित की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये हेरल्ड डोमर मॉडल, पीसी महालनोबिस मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल या फिर जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। तो आपको बताना है प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये आपकी हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इतनी बात आपको इससे समझ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भारत में नियोजन के दौरान कुल कितने वर्षों का योजनावकाश रहा? आपको बताना है भारत में नियोजन के दौरान कुल कितने वर्षों का योजनावकाश रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6 वर्षों का जो है पंचवर्षीय योजनाओं में योजनावकाश रहा है। ठीक है, और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना पड़ेगा ये हम देख लेते हैं। भारत में नियोजन के दौरान कुल 6 वर्षों का योजनावकाश रहा है और ये कब कब रहा है ये सबसे पहले देखने वाली चीज़ है। तो 1966 से 1969 के बीच में जो है 3 साल का योजनावकाश रहा है। 1979 में और 1980 तक 1 साल का योजनावकाश रहा है। और 1990 से 1992 तक जो है 2 वर्ष का योजनावकाश रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये क्यों रहा है। ये जो योजनावकाश है बाकी योजनाएं पूरी हो गई
लेकिन ये योजनाएं पूरी नहीं हो सकी हैं। तो क्यों नहीं पूरी हो सकी हैं, इसके पीछे भी तो कुछ कारण होगा, तो ये चीज़ भी समझ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं क्यों पूरी नहीं हो सकी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 1962 में प्रथम भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और जो ऐसी स्थिति उस समय पैदा हो गई कि लगातार 2 साल तक भीषण सूखा पड़ा, अवमूल्यन करना पड़ा, कीमतों में वृद्धि हो गई, और जितनी भी योजनाएं थी वो अपने उद्देश्यों के लिए संसाधनों की कमी होने के कारण चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसको अंतिम रूप देने में देरी हो गई, और इसके स्थान पर चौथी योजना के प्रारूप को ध्यान में रखते हुए 1966 से 1969 तक 3 वार्षिक योजना बनाई गई। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी से हमें अपनी देश की स्थिति को सुधारना था, इसीलिए जो है फिर वार्षिक योजनाएं बनाई गई, और इस अवधि को योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे कहा जाता है। और दूसरा जो प्लान हॉलीडे वो देख लेते हैं। दूसरा कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1979 से और 1980 तक। ठीक है, और यह जो दूसरा योजना अवकाश है ये आपका, इस अवकाश के दौरान चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जो जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने 1978 से पंचवर्षीय योजनाओं को पुनः बंद कर दिया, और उसके स्थान पर वार्षिक योजनाएं बनाई गई। जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जो जनता पार्टी की सरकार आई थी जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने जो है पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया था, और रोलिंग प्लान के अंतर्गत जो है 1 वर्षीय योजनाएं लेकर आ गई थी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी। और तीसरा जो योजना अवकाश रहा है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, आपसे कुछ भी क्वेश्चन एग्जामिनर का कुछ नहीं पता माइंड का, वो कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो जो तीसरा योजना अवकाश है ये आपका 1990 से 92 में हुआ है। क्यों हुआ है, 1990 से 92 तक भारत गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा था, और इस समय अवधि के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं बनाया गया, और इस समय काल को तृतीय योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। मैंने आपको इसको माध्यम से बता दिया है कि योजना अवकाश जो है कब कब हुए हैं और क्यों क्यों हुए हैं। ठीक है, इससे बाहर जो है एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित सेवाओं पर विचार आपको करना है, बैंकिंग सेवाएं, कम्युनिकेशन या कोयला खनन। तो आपका जो बैंकिंग है ये आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, और एक आपका जो कोयला खनन है ये भी आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। जो कम्युनिकेशन है ये आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 और 3, और 1 और 3 दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका सी। और बाकी डिटेल देख लेते हैं, थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दिया जाता है। तो देख लेते हैं दोस्तों, अर्थव्यवस्था को प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। जो आपकी अर्थव्यवस्था है उसको 3 रूपों में 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। कौन कौन से हैं, एक आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया जिसको आप प्राइमरी सेक्टर कह सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र हो गया जिसको सेकेंडरी सेक्टर कह सकते हैं, जो तृतीयक क्षेत्र हो गया इसको आप टर्जरी सेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, और ये इनके अंदर की जो डिटेल है वो हम समझ लेते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत वस्तुओं के उत्पादन में प्राकृतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, जिसके अंतर्गत जो है जिसके उत्पादन में प्राकृतिक साधनों का प्रयोग होता है वो जो है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, तो कृषि है, उससे संबंधित क्रियाएं हैं ये आ जाएंगी, और इसका जो एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। उत्पादन है, पशुपालन है, मछली पालन है, वन लगाना, खनन एवं उत्खनन, जो आदि क्रियाएं होती हैं ये आपकी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हो जाती हैं। ठीक है, और सामान्य तौर पर देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित किए गए उत्पाद कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है, और जिन्हें मध्यवर्ती वस्तु भी कहा जाता है। ये तो हो गया आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है, वह क्षेत्र जो कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करता है। जो आपने पहला जो प्राथमिक सेक्टर देखा है उसमें क्या हुआ है कि जो जहाँ से कच्चा माल तैयार हो वो हो गया प्राथमिक क्षेत्र। उसके बाद जब कच्चा माल आएगा वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, और कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करना ये हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र का काम। ठीक है, और इसको जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाएगा। इसमें क्या क्या हो जाएगा, जैसे सूती धागे और सूती कपड़े के रूप में परिवर्तित करना,
गन्ने से चीनी का उत्पादन करना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये इस तरह के उदाहरण हो जाएंगे। और इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाएगा क्वेश्चन कि विनिर्माण क्षेत्र किसको कहा जाता है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। इसके अंतर्गत ऐसे उद्योग आते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल लेकर अंतिम वस्तु तक निर्माण करते हैं। ठीक है, ये आपका द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। इतनी बात आपने समझ ली होगी। और जो आपका तृतीयक क्षेत्र है, जो आपका लास्ट हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र में ये वह क्षेत्र है जिसमें सेवाओं का उत्पादन करता है। जो सेवाओं का उत्पादन करता है वो आपका तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। और इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जैसे बैंकिंग हो गई, बीमा हो गई, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, संस्कृति, मनोरंजन, लोक सेवा, लोक प्रशासन आदि जो है सम्मिलित किए गए हैं। इतनी बात आपने समझ ली है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। स्टार्टअप सेवाएं सामान्यतः निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपको बताना है स्टार्टअप सेवाएं जो हैं ये आपकी किस क्षेत्र से संबंधित हैं। पिछले क्वेश्चन में आपने देख लिया होगा और अब आप जो है आराम से बता सकते हैं कि स्टार्टअप सेवाएं हैं ये आपकी हो जाएंगी तृतीयक क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, प्राथमिक में जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें आपकी जो कच्चा माल होता है वो तैयार किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल से जो है पक्का माल तैयार किया जाता है। ठीक है, और तृतीयक क्षेत्र जो है ये आपका सेवाओं का क्षेत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ई कॉमर्स सेवा के अंग के रूप में निम्नलिखित में कौन सा शामिल किया जाता है? ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं दोस्तों। जो आपका ई कॉमर्स है इसके क्षेत्र में कौन शामिल किया जाता है? उत्पाद की खरीद, भंडारण, डिलीवरी या उपयुक्त सभी। जो ई कॉमर्स सेवा है, सबसे पहले आपको उत्पाद की एक कंपनी है, ये आपकी एक कंपनी होगी, तो सबसे पहले क्या करेगी? किसी उत्पाद को खरीदेगी। ठीक है, उसके बाद इसका भंडारण करेगी, ऐसे ही तो होता है दोस्तों। फिर इसका भंडारण करेगी, इसके बाद इसको जो है डिलीवरी करेगी। तो ई कॉमर्स सेवा जो है क्या क्या करती है? उत्पाद की खरीद भी करेगी, भंडारण भी करेगी और आपकी डिलीवरी भी करेगी। तो आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। वो जो है सभी कार्य करेगी। और 18 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका डी। और 19 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार है? ई कॉमर्स का प्रकार कौन सा है? बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर या फिर उपरोक्त सभी। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका क्या हो जाएगा? तो 19 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। जो ई कॉमर्स का प्रकार है ये बिजनेस टू कंज्यूमर भी होता है, बिजनेस टू बिजनेस भी होता है और कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी होता है। और जो आपका ई कॉमर्स है ये ई कॉमर्स जो है डिलीवरी के लिए विक्रेता और खरीदारों के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा। तो जो राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष है इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। रतन वी वाटल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? केंद्र और राज्य संबंध, कर सुधार, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना या मौद्रिक ढांचे का अवमूल्यन करना। मौद्रिक ढांचे का मूल्यांकन करना। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका सी, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी? ये रघुराम राजन समिति, सुब्बाराव समिति, राजा चैलैया समिति या जो नरसिम्हन कार्य समूह है इसके आधार पर ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो नरसिम्हन कार्य समूह था इसके आधार पर ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी ये भी आपसे इम्पोर्टेंट है। जो आपका ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी? और इसकी जो स्थापना है ये आपकी 1975 के अधिनियम से, जब 1975 में अधिनियम आया था और 1976 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी स्थापना। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर आप कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आपका बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। सेबी को निम्न में से किस श्रेणी में शामिल किया जाता है? सेबी की बात कर रहे हैं और सेबी से कई क्वेश्चन बनते हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेबी को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है। बैंक है, बैंक है, वित्तीय कंपनी है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी। जो सेबी है ये आपका गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा सेबी की फुल फॉर्म। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हो जाती है इसकी फुल फॉर्म। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये तो हो जाती है सेबी की फुल फॉर्म। सेबी से एक क्वेश्चन और बनता है कि सेबी का जो है स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की जो स्थापना ये हुई थी आपकी 1988 में। ये हो जाएगी आपकी स्थापना। ये दो क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। और 23 का जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, ग्रीनएक्स निम्न में से किस वर्ष जारी किया गया था? जो ग्रीनएक्स है ये निम्न में से किस वर्ष जारी किया गया था? क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है 1992, 1999, 2006 या फिर 2012। और अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका 2012। आपसे क्वेश्चन और भी बन सकता है कि ग्रीनएक्स क्या है। ये आपके दिमाग में भी क्वेश्चन चल रहा होगा दोस्तों, ग्रीनएक्स क्या है और ये क्यों जो है परीक्षा में पूछा जाता है। जो ग्रीनएक्स है यह देश का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देश का पहला जो है पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक है, और ये ग्रीनएक्स को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 2012 में जारी किया गया था। इतनी बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। ये किसने जारी किया था? ये किया था आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा 2012 में इसको जारी किया गया था, और यह देश का पहला पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक है। इतनी बात आपको इससे याद रखनी है। और 24 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। रक्षा सेवाओं पर व्यय निम्नलिखित में से किस व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है? योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय, उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। जो रक्षा सेवाओं पर व्यय है ये आपका गैर योजना अंतर्गत व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और ये जो रक्षा सेवाओं पर जो व्यय है ये आपका अनिवार्य व्यय हो जाता है। ये कैसा व्यय है? ये आपका अनिवार्य व्यय है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किसी कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी में शामिल करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार देखा जाता है? आपको बताना है किसी कंपनी को अगर मिनी रत्न में शामिल करना है तो उसका कौन कौन से आधार देखे जाएंगे। कंपनी का आकार देखा जाएगा, उसकी वित्तीय स्थिति देखी जाएगी, या उसका संचालन देखा जाएगा। तो आपका जो है नियमानुसार आपका कंपनी का आकार भी देखा जाएगा, कंपनी की वित्तीय स्थिति भी देखी जाएगी, और कंपनी का संचालन भी देखा जाएगा। तो इसका जो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। और जो कंपनियां हैं, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली कंपनियां हैं, उनको जो है 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे पहले आपकी मिनी रत्न हो जाती है, सबसे पहले आपकी होती है मिनी रत्न। उसके बाद आपकी नवरत्न हो जाती है, और तीसरे नंबर पे आ जाएगी आपकी, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, और तीसरे नंबर पर आ जाती है आपकी महारत्न। ठीक है, 3 श्रेणियों में जो है इन कंपनियों को बांटा जाता है। इन तीनों श्रेणियों में कंपनी को अगर शामिल करना है तो आपको उसकी कंपनी का आकार भी देखना पड़ेगा, उसकी वित्तीय स्थिति भी देखनी पड़ेगी, और उसका संचालन भी आपको देखना पड़ेगा, और उसके मानकों पर आपको खरा भी उतरना पड़ेगा। तब जाके आपकी कंपनी को मिनी रत्न, नवरत्न या महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है।
किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है। आपको बताना है कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है। पूर्व से मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत हो और 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक नेटवर्थ यानी टर्नओवर हो और 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ हो यानी बेनिफिट हो। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए। ये जो है शर्त नहीं है, पूर्व में मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त हो। तो मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त नहीं होना चाहिए, इसको जो है नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। जो आपकी नवरत्न है इसका दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो जो आपका पहला हो जाएगा ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत भी होना चाहिए और 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत टर्नओवर भी होना चाहिए और 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत जो शुद्ध लाभ है वो भी होना चाहिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका ए। 27 का ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी कंपनी भारत में महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। आपको बताना है महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। तो ये BHEL हो जाएगा, ONGC हो जाएगा, HAL हो जाएगा या SAIL यानी सेल हो जाएगा। तो 28 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका सी। जो आपकी HAL है यानी HAL का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये जो है महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। ठीक है। और अगर आप महारत्न की बात कर रहे हैं, महारत्न कंपनी की बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेना चाहिए। देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं है। अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो दोस्तों कई घंटे का लेक्चर हो जाएगा और आपको जो है शॉर्ट में समझ लेना, जो चीज़ें केवल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो महारत्न कंपनी की बात करते हैं। तो महारत्न कंपनी जो है कुल इस समय 12 है और इसमें कुछ हैं जो भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड और कुछ और भी हो जाएंगे कि टोटल मिलाकर 12 कंपनी है। नवरत्न की बात करते हैं तो नवरत्न में कुल जो है 13 कंपनियां शामिल हैं। कौन कौन सी हैं? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस तरह की जो है ये नवरत्न प्राप्त कंपनी हो जाएगी। ठीक है। और तीसरे नंबर पर देख लेते हैं मिनी रत्न। और मिनी रत्न में लगभग जो मिनी रत्न में एक श्रेणी और दो श्रेणी, तो मिनी रत्न में दो श्रेणियों में जो कंपनी को डिवाइड किया जाता है और इसमें कुल मिलाकर अगर दोनों की बात करते हैं श्रेणी 1 और श्रेणी 2, तो दोनों में मिलाकर लगभग जो है 75 कंपनियां इस समय पंजीकृत हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और इसमें कौन कौन सी हो जाएगी? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये तो हो जाएगी श्रेणी 1 में। और श्रेणी 2 में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण जिसको एलिमी को कहा जाता है और भारत पंप्स एंड कंप्रेसर लिमिटेड, BPCL भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। महारत्न में 12 कंपनी हो गई, नवरत्न में 13 कंपनी हो गई हैं और मिनी रत्न में लगभग 75 कंपनियां लिस्टेड हो गई हैं। ठीक है, इतनी बात आप इससे याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित में से किस श्रेणी की कंपनी है? अब ये क्वेश्चन दोस्तों कंपनियों से ही आ रहा है, किस तरह की जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है किस श्रेणी की कंपनी है? मिनी रत्न है, नवरत्न है या फिर महारत्न है? तो आपको बताना है 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी। जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ये आपकी नवरत्न कंपनी हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। किसी राज्य के संदर्भ में निम्न स्थितियों पर विचार आपको करना है। पहला पॉइंट है दोस्तों, खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन, पड़ोसी देश की सीमाओं के समीप स्थित होना और निम्न जनसंख्या घनत्व जो है हो जाएगा। तो आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु उचित आधार हो सकता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी, खराब अवसंरचना के साथ आर्थिक पिछड़ापन। और दूसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा, पड़ोसी देशों की सीमाओं के समीप स्थित होना, ये भी होना चाहिए और निम्न जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? वित्त आयोग में शामिल होते हैं। तो वित्त आयोग में कौन शामिल होते हैं? अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य, अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य और अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए।
जो आपका वित्त आयोग है इसमें आपके एक अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्यों की योग्यताओं में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो 32 का जो है करेक्ट आंसर आपको बताना है। किसी उच्च न्यायालय या न्यायाधीश या इस पद के लिए उच्च व्यक्ति, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लिए खायो वित्त मामलों में विशेष ज्ञान हो, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जिसने कम से कम 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो वित्त आयोग के 4 अन्य सदस्य के लिए 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने जो है 10 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। केवल ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको अर्थव्यवस्था का या अर्थशास्त्र का ज्ञान हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये आपके एन.के. सिंह, वाई.वी. रेड्डी, डॉक्टर विजय केलकर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ये आपके एन.के. सिंह हो जाएंगे। और इससे थोड़ा सी डिटेल देख लेते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह के नेतृत्व में वर्ष 21-22 से और 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। तो आपका 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना आपको बतानी है 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2015 को, 13 अगस्त 2014 को या 1 जनवरी 2015 को। तो जो नीति आयोग की स्थापना ये की गई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। नीति आयोग के पदेन सदस्यों में शामिल है। कौन सदस्यों में शामिल है? प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 5 सदस्य, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य, या केंद्रीय रक्षा मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री। तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रधानमंत्री जो नीति आयोग के पदेन सदस्य हैं उनमें प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य शामिल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा है उसमें प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अन्य संरचना इस प्रकार है। तो प्रधानमंत्री तो आपके जो है अध्यक्ष हो ही जाते हैं, उसके बाद क्या होता है तो एक आपका उपाध्यक्ष भी हो जाएगा और सदस्य होते हैं जो पूर्णकालिक राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कुछ सदस्य जो हैं अंशकालिक भी उसमें देखने को मिलते हैं और पदेन सदस्य भी उसमें देखने को मिलते हैं। और 5वें नंबर पे आपका मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी भी मिलेंगे और आपका सचिव वाला भी मिल जाएगा। तो आपके जो हैं 6 के 6 पॉइंट इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो 36 का जो है ये डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 सभी के सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता देती है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण को प्राथमिकता देती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देती है। और आपसे पूछा गया सभी सुमेलित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। ए देख लेते हैं। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये आपकी कृषि को प्राथमिकता देती है और ये कब लागू की गई थी? ये लागू की गई थी आपकी 1951 से 1956 तक। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण को प्राथमिकता देती है और ये कब की बात है? तो ये हो जाएगी आपकी 1956 से 1961 तक। और तृतीय की बात करते हैं, ये आपकी आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देती है, तो ये हो जाएगी आपकी 1961 से 1966। ये बात आपको याद रखनी है। इस तरह से जो है आपके सभी सुमेलित हो जाएंगे। तो 37 का जो डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं।
किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू की गई थी? आपको बताना है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था या आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, आपसे पूछा गया है जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था ये जो है किस योजना के अंतर्गत हुआ था, तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ये आपका किस वर्ष में हुआ था, तो आपको जो है ये भी याद रखना है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बजट अनुमान 23-24 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए परिव्यय का अनुमान कितना है? 73,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए या 70,000 करोड़ रुपए और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है जो बजट आपका 23-24 का जो बजट आया है उसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए परिव्यय का अनुमान कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 60,000 करोड़ रुपये। तो 39 का जो बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर देख लेते हैं। रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू हुई थी? जो 1978 में, 1975 में, 1976 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 40 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1978 में। जो रोलिंग प्लान है आपका ये आपकी वार्षिक योजना थी और जिसको पंचवर्षीय योजना के स्थान पर लाया गया था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।